विजिट वीज़ा के लिए आईएलटीएस ज़रूरी है? क्या एक बैंक स्टेटमेंट से 2 फैमिली के लोग अप्लाई कर सकते हैं? क्या स्पेन का स्पॉन्सर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं फ्रेश पासपोर्ट पे? क्या एप्लीकेशन जमा करवाने से पहले अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या बाद में? क्या विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए होटल बुकिंग पेड होनी चाहिए? इटली वीज़ा रेशो क्या है और इसकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है आजकल? फ्रांस की अपॉइंटमेंट कैसे और कब की मिल सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। आज फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चन इकट्ठे हुए हैं हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे। जुनैद साहब जैसा कि आपको पता है कि हमारे सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं, इन्होंने कुछ क्वेश्चंस कुछ क्यूरीज इकट्ठी की हुई, तो सोचा आज जो है वो सुबह सुबह सबसे पहले आपको जो हम लोग कुछ इसके आंसर्स दे दें और कुछ जो है वो रिप्लाई कर दें। जी जुनैद साहब शुरू कीजिएगा। पहला सवाल है कि क्या विजिट वीज़ा के लिए आईएलटीएस ज़रूरी है? विजिट वीज़ा के लिए आइल्स ज़रूरी नहीं है। ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। बहुत से लोगों को पता है कि आइल्स जो है वो मैंडेटरी नहीं होता विजिट वीज़ा के लिए। क्या एक बैंक स्टेटमेंट से 2 फैमिली के लोग अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, एक बैंक स्टेटमेंट से 2 लोग अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि इवन के 8 से 10 लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बात यह कि आप किस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसमें आपके जो है नंबर ऑफ़ अडल्ट्स कितने हैं और बच्चे कितने हैं, और ये केस टू केस वेरी करता है। एक से ज़्यादा अफराद भी एक बैंक स्टेटमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है। क्या स्पेन का स्पॉन्सर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं फ्रेश पासपोर्ट पे? स्पॉन्सर वीज़ा तो आप किसी का भी अप्लाई कर सकते हैं फ्रेश पासपोर्ट पे। सपोज करें आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, आपको कोई इनवाइट कर रहा है, तो उसमें फिर आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना वो इतनी मैटर नहीं कर रही होती, ठीक है। वो एग्जेम्प्ट हो जाती है ट्रैवल हिस्ट्री कि आपका कोई दोस्त है, आपका कोई फैमिली फ्रेंड है, आपका कोई ब्लड रिलेशन है, बहन भाई माँ बाप में से कोई आपको अगर इन्वाइट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, तो बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वो कोई भी कंट्री हो, उसमें कोई इशू नहीं। स्पेन है, यूके है, कोई भी कंट्री आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल है कि क्या एप्लीकेशन जमा करवाने से पहले अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या बाद में? देखिए जी, केस टू केस वेरी करता है, कंट्री टू कंट्री। कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जैसे कि आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, आपने फ्रांस में जाना है, इटली में जाना है, आपने उसमें जर्मनी में जाना है, आपने पहले अपॉइंटमेंट लेनी है और उसके बाद आपने जाके अपने केस को सबमिट करना है। जबकि यूके है या आपका कनाडा है, इसमें ऐसा होता है कि आपने पहले अपने केस को सारा बनाना है, बना के इनके पोर्टल पे अपलोड करना है, सबमिट करना है, अपने एम्बेसी फीस पे करनी है, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी होता है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जिनकी अपॉइंटमेंट्स पहले होती हैं, सबमिशन बाद में होती है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जिनकी सबमिशन पहले होती है और अपॉइंटमेंट बाद में होती है। अब मुझे नहीं पता इन्होंने किस कंट्री के बारे में पूछा है। अगर कंट्री स्पेसिफिक होता तो हम बता देते कि किसकी अपॉइंटमेंट। अगर वैसे भी आप लोग पूछना चाहते हैं तो हमारी हेल्पलाइन नंबर जो है वो आ रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप वहाँ से जो है हमारे जो मेरी टीम के लोग बैठे हुए हैं वो आपको रहनुमाई दे सकते हैं इसमें। क्या विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए होटल बुकिंग पेड होनी चाहिए? जी, होटल आपका रिजर्व होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी होती हैं कि आप लोग पे एट प्रॉपर्टी करते हैं, आपकी होटल की बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए, आप जाके प्रॉपर्टी पे भी पे कर सकते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन कंफर्म होनी चाहिए उसमें। सर अगला सवाल है कि इटली वीज़ा रेशो क्या है और इसकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है आजकल? इटली की जो वीज़ा रेशो है जी, इटली 2 साल के बाद, तकरीबन 2 साल के बाद अब इसकी एम्बेसी ने काम स्टार्ट किया है। उससे पहले जो है ये इसकी एम्बेसी काम नहीं कर रही थी, ठीक है। अब इन्होंने काम शुरू किया और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि इसकी वीज़ा रेशो हमेशा की तरह एवरग्रीन थी और अभी भी आने वाले दिनों में जो अच्छी रहेगी। वीज़ा रेशो कैसी है वो अभी आपको इस वजह से कंफर्म नहीं बता सकते क्योंकि अभी कुछ केसेस अप्लाई नहीं हुए। जो अपॉइंटमेंट मिली हैं वो मिली हैं मई की। इनका थोड़ा सा अपॉइंटमेंट का पोर्टल भी जो है चेंज हो चुका हुआ है। पहले ये वीएफएस जो डील कर रहा था, अब ये बीएलएस के पास आ गई है, जो जिसको स्पेन डील करता है, ठीक है। जो अवेलेबल अपॉइंटमेंट है वो है मई के महीने में। कुछ हमने बुकिंग की है, उसमें केस सबमिशन होंगे। जैसे जैसे केस सबमिट होंगे उनका रिजल्ट आएगा, फिर हम आपको इसकी वीज़ा रेशो भी बताएंगे कि इसकी वीज़ा रेशो कैसी है। मगर जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अरसे के बाद, यानी कि 2 साल बाद या 1.5 साल बाद जो है ये दोबारा से ओपन हुआ है, इन्होंने काम शुरू किया, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी वीज़ा रेशो अच्छी होगी। सर अगला सवाल है कि फ्रांस वीज़ा प्रोसेस टाइम क्या है और पासपोर्ट कहाँ से रिसीव करना होता है? देखिए जी, फ्रांस का जो प्रोसेसिंग टाइम है ना 14 डेज़ है। 14 डेज़ के अंदर जो है वो फ्रांस आपको जो है वो जवाब दे देता है और उसका पासपोर्ट जो है वो जहाँ से आपने अपॉइंटमेंट ली होती है अमेरिकन एक्सप्रेस के ऑफिस से, एईजी के ऑफिस से, आपका पासपोर्ट वहीं पे डिलीवर हो जाता है। आपने अपनी अपॉइंटमेंट के लिए इस्लामाबाद एम्बेसी में जाना होता है, वहाँ जाके आपने अपना केस प्रेजेंट करना होता है।
केस आपने सबमिट कर दिया तो जब आपका डिसीजन आता है, जो आपका पासपोर्ट आता है, वो आपको जहाँ से आपने अपॉइंटमेंट बुक की होती है वहाँ पे वो डिलीवर हो जाता है। आपको अपॉइंटमेंट भी अमेरिकन एक्सप्रेस के ऑफिस से मिलती है। आपको अपॉइंटमेंट पहले आपको ईमेल करनी पड़ती है। इसका प्रोसेस भी ऐसे कि आपको पहले एईजी के ऑफिस ईमेल करनी पड़ती है। जब आप ईमेल करते हैं वो उस पर रिप्लाई करते हैं। अगर अवेलेबल स्लॉट होती है तो वो आपको कह देते हैं कि आप फलां डेट पे आके अपनी अपॉइंटमेंट ले लें। अगर अवेलेबल नहीं होती तो एक अपॉलॉजी की ईमेल आ जाती है कि इस वक्त हमारे पास स्लॉट अवेलेबल नहीं, आप बाद में जो है इसको अप्लाई कीजिएगा। आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। जितने क्वेश्चन हमारे पास थे वो हमने आपको उसकी जो डिटेल थी वो बिल्कुल फ्राहम कर दी है। मज़ीद अगर आप कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं, नीचे दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं। ऑफ़िस आना चाहते हैं ऑफ़िस आ सकते हैं। अगर कोई और बात आपने करनी है, आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन की वजह से किसी दूसरे लोगों को भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो फिर आप हमें इनबॉक्स में मैसेज कर दें या अपने कोई कमेंट में अपने क्वेश्चन छोड़ दें। उसमें होता है कि कमेंट्स जो है कुछ टाइम के बाद हम लोग आंसर करते हैं। कुछ कमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं जो नए कमेंट्स होते हैं। पुराने पे अगर बहुत से ऐसे होते हैं, कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे होते हैं, तो रिपीट पे ऑलरेडी वीडियोस हमने बना के रखी हुई हैं। जो नए कमेंट्स आते हैं हम चाहते हैं कोई नई इन्फॉर्मेशन जो है अपने देखने वालों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगले सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।